लगभग एक वीक हो चुके हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, क्योंकि कहानी है ये 27 जुलाई 2024 की। दिन था शनिवार और शाम के बज रहे थे 6:30 जब करोलबाग की सड़कों पे घुटने भर पानी लगा हुआ था और पूरा का पूरा रास्ता जाम था। इसी बीच में जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक एसयूवी बीच से निकलती है और जैसे वो बीच से निकलती है वैसे ही पानी का प्रेशर बनता है और सामने बनी हुई राउज आईएएस की बिल्डिंग का जो गेट था वो गेट टूटता है और पानी नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है और वहीं से स्टार्ट होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जैसे ही गेट टूटता है और पानी अंदर आता है वो धीरे धीरे करके पानी बेसमेंट में जाना स्टार्ट करता है और बेसमेंट में उस वक्त लाइब्रेरी के कुछ बच्चे बैठ के कर रहे थे पढ़ाई। जैसे वो देखते हैं कि पानी धीरे धीरे करके आ रहा है वो बुक्स लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट उसी वक्त उसी बेसमेंट का एग्जॉस्ट टूटता है और पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और ऐसा कहते हैं कि 50 सेकंड से 1 मिनट के अंदर में वो पानी घुटने भर से सर के ऊपर आता है और कुछ एस्पिरेंट उसमें फंस जाते हैं जिसके कारण उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। जो 3 एस्पिरेंट्स की डेथ होती है उसके कारण बहुत तगड़ा आउटरीच देखने को मिलता है और अगले दिन ही सारे के सारे एस्पिरेंट रोड पे निकल जाते हैं और अब गवर्नमेंट से डिमांड करने लगते हैं अपनी सेफ्टी को लेकर के। वैसे ये कहानी जो मैंने आपको बताया ये कोई एक पासिक इवेंट नहीं है, इसका सबसे बड़ा रेलेवेंस है क्योंकि कुछ टाइम से ऐसे कंसिस्टेंट कुछ दुर्घटनाएं होते हुए नजर आ रही हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने नीलेश नाम के एक एस्पिरेंट को खोया। वो कैंडिडेट अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था और अपने कोचिंग से निकल करके पीजी की तरफ जा रहा था। इसी बीच में पानी में उसका पैर फिसलता है और अपने आप को बचाने के लिए वो एक गेट पकड़ता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उस गेट से एक नंगी तार जा रही थी जिसके अंदर में करंट था और इसके कारण में वहीं के वहीं उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो एक्सपायर कर जाता है। इस इवेंट ने अभी सारे एस्पिरेंट कम्युनिटी को हिला करके रखा था कि इसी बीच हमने दूसरा इवेंट देखा जहां पे 3 यूपीएससी एस्पिरेंट बेसमेंट में पढ़ते टाइम में उनकी डेथ हो जाती है। तो आखिरकार में ये जो कंसिस्टेंट इवेंट्स हम देख रहे हैं इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए। कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अकाउंटेबल है, एमसीडी अकाउंटेबल है या फिर एस्पिरेंट्स खुद ही अकाउंटेबल है। अगर आप कोचिंग की बात करें तो राउज आईएएस ने जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी स्टार्ट किया था उन्होंने परमिशन लिया था कि उस बेसमेंट में वो अपना स्टोर हाउस रखेंगे, अपना सामान उसके अंदर रखा करेंगे और स्टोर हाउस के बेसिस पे उन्होंने बेसमेंट का परमिशन लेकर के लाइब्रेरी खोल रखी थी। अगर आप एमसीडी ऑफिशियल्स की बात करें तो हर साल मॉनसून से पहले एमसीडी ऑफिशियल्स क्लैरिफाई करते हैं कि उन्होंने उस एरिया में नालों की साफ सफाई कर दी है, पानी कहीं नहीं लगेगा। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो जैसे आपने देखा कि एस्पिरेंट बता रहा था कि इसके मकान मालिक ने पहले भी कंप्लेन किया हुआ था कि जाकर के नालियों की सफाई की जाए क्योंकि बारिश के टाइम में बहुत पानी लग जाता है। इसके बावजूद भी एमसीडी की तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया कि वो नालों को साफ किया जाए और इसके कारण में पानी धीरे धीरे लगता गया और उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली हमने एक ऐसा ट्रेजेडी होते हुए देखा जिसने पूरे के पूरे करोलबाग को एस्पिरेंट कम्युनिटी को हिला करके रख दिया। लेकिन पता है इसमें सबसे ज्यादा सोचने की बात क्या है? अभी भी करोलबाग के मोर देन 90% लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही काम करती हैं और इन लाइब्रेरीज में ना बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। सपोज दैट जैसा घटना हमने कुछ टाइम पहले देखा कि पानी आता है लाइब्रेरी के अंदर में और बायोमेट्रिक काम करना बंद कर देता है और उसके बाद में एस्पिरेंट उसके अंदर फंस जाते हैं। सेम चीज फिर से कहीं ना कहीं और रेप्लिकेट हो सकता है क्योंकि सारी की सारी लाइब्रेरीज किसी गवर्नमेंट परमिट के द्वारा नहीं चल रही है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में चल रही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में चल रही है। सबको पता है इन लाइब्रेरीज के बारे में, बट इसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इनफैक्ट दिस इज द हाई टाइम जब इन लाइब्रेरीज को रेगुलेट करने के बारे में हमें सोचना चाहिए क्योंकि इन लाइब्रेरीज में एट एनी टाइम 30 से 40 बच्चे 24 घंटे की शिफ्ट लगा करके यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अगर इतने लापरवाह तरीके से इन लाइब्रेरीज को रेगुलेट किया जाएगा तो हाई चांसेस है कि जो हमने घटना अभी घटते हुए देखा ये कभी और भी दिखा जा सकता है, किसी और फॉर्म में देखा जा सकता है। जो हमने अभी फ्लडिंग होते हुए देखा, क्या गारंटी है कि कल ये स्टैम्पेड या अर्थक्वेक के टाइम में ना नजर आए? इनफैक्ट इससे भी बुरा हाल हो सकता है। इन लाइब्रेरीज को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लाइब्रेरीज की बात कर ही रहे हैं तो लेट मी मेक यू फर्स्ट क्लियर कि ये जो लाइब्रेरीज है ना इसको सो कॉल्ड लाइब्रेरी कहा गया, लेकिन एक्चुअली में ये रीडिंग रूम है। एक छोटी सी स्पेस होती है जिसमें आप अपनी बुक्स को लेकर के बस बैठ सकते हैं, बुक्स को खोल करके थोड़ी सी प्रिपरेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा स्पेस वहाँ पे नहीं होता है और बच्चे वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि अकेले रूम में बैठ करके वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। सो दे फील कि अगर वो अपने जैसे एस्पिरेंट्स के बीच में प्रिपरेशन करेंगे तो वो ईजिली इस एग्जाम को प्रिपेयर कर पाएंगे। बट उन लाइब्रेरीज के लिए उनसे हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस लिया जाता है, 2,500 से 3,000 4,000। इनफैक्ट अब तो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो लाइब्रेरीज बेसमेंट में थी उनके बंद होने के कारण जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरीज है उनका रेंट काफी बढ़ा दिया गया है। 6,000 से 7,000 8,000 तक रेंट लिया जा रहा है।
एक एस्पिरेंट जब घर से निकल करके अपनी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले वो कोचिंग की बड़ी बड़ी अमाउंट्स फिलअप करता है, जिसके बाद उसको कोचिंग्स में एडमिशन मिलता है। 2.5 लाख 3 लाख रुपए ऑप्शनल जीएस टेस्ट सीरीज मिला करके उसको इन कोचिंग्स को पे करना होता है। लेकिन जब आप फिर रहने के लिए जाएंगे तो आपको ब्रोकर्स के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीधा लैंडलॉर्ड कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी लैंडलॉर्ड के पास में जाओगे ना, तो आप हो सकता है कि आपको थोड़े सस्ते में वो रूम दे दे, इसीलिए वो ब्रोकर्स के साथ में दोस्ती करके रखते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स उसके उस रूम को महंगे दाम पे चढ़ाएगा और साथ में वो ब्रोकरिंग चार्ज भी लेगा। इस हिसाब से एक कैंडिडेट को एक छोटा सा बाथरूम बराबर रूम लेने के लिए भी 20,000 25,000 तक के रेंट देने पड़ते हैं करोल बाग जैसे एरिया में। उसके बाद से प्रिपरेशन इतने रिजल्ट कि सिलेक्शन चांसेस बहुत कम है। इसके बावजूद भी वो कैंडिडेट लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट दे रहा होता है, क्योंकि वो एक ग्लोरीफाइड ड्रीम को जीने आता है। क्योंकि बहुत सारे बड़े लोगों ने ना इस ड्रीम को बहुत बड़ा बना दिया हुआ है, बहुत बड़ी मूवीज निकाल करके, और इतना कुछ करने के बाद भी उसकी एक सिंपल सी लाइफ की भी सिक्योरिटी हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। इतने मोटे चार्जेस देने के बाद में, रूम रेंट देने के बाद में, लाइब्रेरीज में पढ़ते हुए भी उसके लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हैं, इसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। ये जो लैंडलॉर्ड्स है जो इतने महंगे दाम पे रूम देते हैं ना, इसके बाद भी कैंडिडेट्स वहाँ पे ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इतना टॉर्चर सुबह से लेकर शाम तक का। मैंने पर्सनली अपने फ्रेंड्स को देखा है जो वहाँ पे करोल बाग में काफी सालों से रह रहे हैं। आई हैव सीन देम हाउ दे आर सफरिंग इट। अगर हम लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लैंडलॉर्ड की हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। करोल बाग 1947 के आस में ना दिल्ली का वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था, आउटस्कर्ट्स में आता था। तो जब पार्टीशन होता है, लोग आते हैं, तो उनको बकायदा करोल बाग पटेल नगर जो वेस्टर्न पार्ट था दिल्ली का, आउटस्कर्ट्स था, यहाँ पे उनको रखा जाता है, उनको जमीनें दी जाती है, क्योंकि वो रिफ्यूजीज थे, उनको रहने के लिए जगह दी जाती है। आज वही रिफ्यूजीज लैंडलॉर्ड बन गए हुए हैं। तो उनको एक बार ये सोचना चाहिए इस तरीके से वो कहीं से इस जगह पर आए और आकर के अपने आप को एस्टैब्लिश किया। इसी तरीके से बच्चे हजारों किलोमीटर दूर से गांव से यहाँ पे आ रहे हैं प्रिपरेशन करने को लेकर। अभी जो बच्चे बाहर खड़े हैं, प्रोटेस्ट में लगे हुए, सबसे बड़ा इशू जो वो देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो है लीडरशिप का। पूरे मूवमेंट में कोई एक बड़ा लीडर आकर के जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज थे, जो टीचर्स थे, जिनके नाम पे रील्स वायरल होने के कारण में कैंडिडेट बाहर से आकर के एडमिशन लेने के लिए इन कोचिंग्स में लगे हुए थे, आज वो टीचर्स भी उनके साथ में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, प्रोटेस्ट में आने तक के लिए तैयार नहीं है। ये पूरा का पूरा मूवमेंट एक लीडरलेस मूवमेंट की तरफ जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से 2017-18 के आसपास में जब एसएससी कैंडिडेट्स ने स्ट्राइक किया था, उनके सारे के सारे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे टीचर्स ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था, रोड पे खड़े थे, इस स्ट्राइक में उनका साथ दे रहे थे। लेकिन अगर हम अभी के टाइम में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखें तो वो अकेले हैं, क्योंकि ये कोचिंग इंडस्ट्री सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हैं कि कोई भी बाहर आकर के उन एस्पिरेंट्स के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जिसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो कैंडिडेट्स डिमांड सामने रख रहे हैं ना, उन डिमांड्स में एक फिक्स पोजीशन नहीं आ पा रहा है। अगर हम कंपनसेशन का बात करें तो कंपनसेशन को लेकर क्या फिक्स अमाउंट होना चाहिए। एलजी के साथ डिस्कस करने के टाइम में वो अलग अलग तरीके से ओपिनियन आ रहा था। कौन कौन से तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, वायर्स को लेकर के, रोड्स को लेकर के, ड्रेनेज को लेकर के काम करना चाहिए, उसमें अलग अलग तरीके के ओपिनियन आ रहा था। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें राजेंद्र नगर को छोड़ करके अलग जगह पे टीचिंग हब स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र नगर इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज वहाँ पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट वहाँ पे लाइफ एट स्टेक वाली सिचुएशंस भी आ गई हैं। 1917 और 80s में बनाए हुए सीवर सिस्टम अब ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास की जमीनों पे इतने ज़्यादा इलीगल मकानें बन चुकी हैं कि अब उन सिस्टम से पानी निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। तो अब इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि आज कोचिंग इंडस्ट्रीज घेरे में है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा हादसा वो नजर आया। लेकिन वहीं पर लाइब्रेरीज के अलावा भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, जिम्स हैं। कल वैसे बेसमेंट में ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर भी ऐसी घटनाएं होने के चांसेस है, क्योंकि वो एरिया बहुत ओवर क्राउड हो चुका है। सो दिस इज अ हाई टाइम जब हमें इसको रिवैम्प करने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है कि हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक जो लास्ट अपील मेरा एस्पिरेंट कम्युनिटी के साथ है वो ये है कि अगर ओल्ड राजेंद्र नगर चेंज नहीं हो पा रहा है, टीचिंग हब अभी भी ओल्ड राजेंद्र नगर ही रहता है, तो वी एज एन एस्पिरेंट कैन डू समथिंग जिससे हम सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा राजेंद्र नगर का मार्केट है जो आपको चूस रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, ये पूरा डिमांड और सप्लाई के ऊपर में बना हुआ है। जितना हाई डिमांड होगा उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। वहाँ पे रूम्स के दाम बढ़ने के सबसे बड़े रीजन ये है कि हर दूसरा कैंडिडेट ओल्ड राजेंद्र नगर में ही रहना चाहता है, वहीं पे प्रिपरेशन करना चाहता है। इनफैक्ट मैं अपील करना चाहता हूँ उन सभी एस्पिरेंट्स से जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं या फिर जिनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अगर वो उस जगह से हट करके थोड़ा सा दूर पटेल नगर, कीर्ति नगर, शादीपुर वाले एरियाज में आकर के शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हम देख रहे हैं, जो हाई इन्फ्लेशन देख रहे हैं,
वो सभी चीज़ों में बहुत राहत देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप मेट्रो का साथ लेकर के 10 से 15 मिनट में 15 से 20 किलोमीटर तक कम्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम उस जगह को इवैक्यूएट करके बाहर निकले ना, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पे जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, जो लाइफ एट स्टेक वाली सिचुएशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी अपील करता हूँ कि जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं क्लासेस लेने के लिए, वो भी ओल्ड राजेंद्र नगर ना रह के अगर उनके आसपास से थोड़े से दूर वाले एरियाज में रह के ट्रैवल करेंगे तो हार्डली 15 से 20 मिनट में वो अपनी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं और क्लासेस लेकर के अपने घर आ सकते हैं। आप दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से 5 किलो या 10 किलोमीटर के दूर रेडियस में जाएंगे तो आपको बड़े मकान, सस्ते रेंट पे, थोड़ा सा एकोमोडेशन, अच्छा हवा, बाहर का नेचुरल, ये चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इनफैक्ट बहुत सारे एस्पिरेंट्स अब ऐसा ही कर रहे हैं। तो हमें ओल्ड राजेंद्र नगर को सबसे पहले डेंसिटी में कम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, अगर पॉसिबल हो तो ऐसी बातें चल रही है उस पूरी की पूरी टीचिंग हब को वहाँ से शिफ्ट करने का, अगर वो पॉसिबल हो तो उसको वहाँ से अगर हम शिफ्ट करें तो कहीं ना कहीं हम बड़े से स्पेस में बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉट करके उस चीज़ को बना सकते हैं। सेफ्टी फीचर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 तरीके के एग्जिट गेट्स हो, ये नोटिस करना, विटनेस करना। बट इतने बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर जगह पे डबल एग्जिट गेट आपको दिखे ही। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को एश्योर करने के लिए वी नीड सम स्पेस, जिसके लिए इस कोचिंग हब को शिफ्ट कर सकते हैं किसी बड़े जगह पे, या फिर हम एज एन एस्पिरेंट खुद शिफ्ट हो सकते हैं थोड़े से दूर के प्लेसेस पे, कम्यूट करके, ट्रैवल करके क्लासेस ले सकते हैं, जिसके कारण वी विल बी सेफ। बहुत सारे जो बड़े टीचर्स हैं जिनके नाम पे ये मोमेंट स्टार्ट किया गया, आज वो टीचर्स इस मोमेंट पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इनफैक्ट वो 4 से 5 दिन बाद कैमरा पे आकर के मीडिया के थ्रू कैंडिडेट्स के साथ में बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से गोल मोल करके आंसर दे करके अपनी बात रख करके निकल गए, क्योंकि उनको अपने आप को फंसाना नहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे में, बिकॉज दे अंडरस्टैंड उनका ये प्रॉपर तरीके का एक बिजनेस सेटअप है जिसमें वो नहीं चाहते किसी भी तरीके का इशू है। बहुत तो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो ऐसा कहते हैं कि कुछ नहीं हो तो तजुर्बा ही हो जाएगा। बट मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आप बस ये सोच करके मत आइएगा कि आप यहाँ पे आकर के प्रिपेयर करेंगे और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो बहुत बड़ा कोई तजुर्बा आप लेकर के जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 4 से 5 साल तक फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो आपकी लाइफ फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे बहुत लोगों ने किया है। हो सकता है मैं आपको बहुत ही डिमोटिवेटिंग सा साउंड कर रहा हूँ, बट आई एम स्पिटिंग द बेटर ट्रूथ हियर, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अच्छी मूवीज़ बना करके, ग्लोरीफाइड सक्सेस स्टोरीज को दिखा करके सपने बेचना बहुत आम कर दिया है। आज मूवीज़ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करके सपने बेचना बहुत आसान लगता है। बट द पॉइंट इज़ कि इस बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ इस प्रिपरेशन में इतने साल डाल देना कि क्या ये जस्टिफाइड है, ये मुझे कहीं से नहीं लगता। और उसके बाद भी अगर लाइफ एट रिस्क वाला सिचुएशन लगा रहे, देन आई डू नॉट बिलीव कि दिस इज अ वर्दी डिसीजन। एक मेरा लास्ट अपील यही है कि कुछ भी हो जाए इस मोमेंट को वायलेंट नहीं करना, हमें इसे नॉन वायलेंट तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि नॉन वायलेंट तरीके से हम करेंगे तो ही हमारे साथ में एक अच्छे तरीके से बिहेव करके चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर हम वायलेंस दिखाएंगे तो पुलिस लाठी चार्ज करके 2 मिनट के अंदर इस मोमेंट को क्रश कर देगी। सो रिमेंबर व्हाट महात्मा गांधी बिलीव्ड इन। ने एक पूरे के पूरे देश में मोमेंट को नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के रूप में सक्सेस करके दिखाया था। हमें उसी मॉडल को अपना करके यहाँ भी अपनी बात को बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से रखनी है ताकि अथॉरिटीज़ उसको समझे।